तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि यहाँ पर जोएल लीडर और बाकी सारे स्क्वाड्रन के लीडर मिलकर आंग से पूछते हैं कि आंग, क्या तुम एक डीमन हो। अब यहाँ पर आंग थोड़ी एक्टिंग करते हुए उनसे कहता है कि मैं एक डीमन, आप लोग ये कैसा मजाक कर रहे हैं। मैं और सितुल ये तो बस पता नहीं कैसे न कैसे करके उस वन फिन डीमन से बचकर आ गए थे। अब ये बातें सुनकर जोएल लीडर कहता है कि वन फिन लेवल के एक डीमन को तो टंग टंग और दादा जिले ने मार दिया था, लेकिन बात रही दूसरे डीमन की, वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। इसका मतलब वो मारा गया और मुझे लगता है कि उसे तुमने ही मारा है। इसलिए अब शांति से बताओ कि तुमने सितुलियो को और खुद को उस डीमन से कैसे बचाया। अब जोएल की बातें सुनकर यहाँ पर आंग थोड़ा हैरान हो जाता है और वो मन ही मन में सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। क्या मुझे इन लोगों को बता देना चाहिए कि मैंने उसे मारा था। लगता है इन लोगों को शक हो गया है कि मैं एक डीमन हूँ। डीमन को घबराता हुआ देख जोएल थोड़ा और शक्की बन जाता है और वो उससे और पूछने लगता है कि अगर तुम एक डीमन नहीं हो तो तुम उन डीमंस के बीच से ऐसे बचकर कैसे बाहर आ गए। अब जोएल की इतना ज्यादा फोर्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आंग बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है और वो मन ही मन में सोचने लगता है कि क्या अब मुझे इन लोगों को अपना सीक्रेट बता देना चाहिए कि मैं ही एक डीमन हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसे इनको बता दिया तो पक्का ये लोग मुझे जान से मार देंगे। ये लोग इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ेंगे और अगर इन्हें मैं बता भी दूंगा कि मैं एक डीमन हूँ तो ये लोग मुझे इंसान नहीं बल्कि एक डीमन की तरह ही ट्रीट करेंगे। और तो और वो डीमन किंग भी मेरे शरीर के अंदर अपना घर बना चुका है। यहाँ पर आंग ये सब मन मन में सोच रहा होता है तो जोएल लीडर अपनी नाइफ को बाहर निकालता है और कहता है अगर तुम ऐसे ही शांत रहोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। अब भाई साहब इतना दिख के तो यहाँ पर आंग की और फटने लग जाती है और अंदर ही अंदर वो और डरने लगता है और वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे इन लोगों के साथ फाइट करना चाहिए। अब इनकी इतनी गर्मा गर्मी देखने के बाद दादा जिले कहती है कि शांत हो जाओ जोएल, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी दादा जिले बताती है कि कोई डीमन ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म तब हो सकता है जब वो 4 फिन लेवल का होता है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आंग अभी 4 फिन लेवल का है। और अगर ये 4 फिन लेवल का होता भी तो ये हमारे सिटी में एंटर नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इसकी बातें सुनकर अब हमारा टंग टंग लीडर भी बताता है कि हाँ ये बात तो सही है और एक और बात, डीमंस के अंदर बिल्कुल भी भावना नहीं होती और वो टीम वर्क को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं और वो एकदम सेल्फिश और रूथलेस होते हैं। इसलिए अगर ये डीमन होता तो ये सितुलियो को बिल्कुल नहीं बचाता और उसे वहीं पर मरने छोड़ देता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई डीमन है। इन दोनों की बातें सुनकर फिर जोएल कहता है अरे हाँ मुझे पता है कि ये डीमन नहीं है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। लेकिन तब भी तुम और उस सितुलियो उस डीमन से बचकर यहाँ पर आ कैसे गए, ये जानने के लिए तो मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। फिर टंग टंग लीडर भी कहता है सितुलियो ने बताया कि वो वन फिल लेवल के साथ फाइट कर रही थी लेकिन उसके बाद उस डीमन ने उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था और वो उसके बाद बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं है और उसके बाद जो भी हुआ वो तुम्हारे ऊपर ही था आंग। तो अब तुम सच सच हमें बताओ कि वहाँ पर हुआ क्या था, क्या तुमने ही सचमुच वन फिल लेवल के डीमन को मारा था। अब दोस्तों इनकी बातें सुनकर यहाँ पर अब आंग थोड़ा झूठ बोलता है और वो अपनी मन में एक कहानी बनाकर उनको कहता है कि हाँ मैंने ही उस डीमन को हराया था। मैंने अपने डीमन कोर पर कॉन्सेंट्रेट करके उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करा और उससे मुझे जो भी पावर मिली उसे मैंने उस डीमन को हरा दिया। देखो मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ और हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी ही डेवलप हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को भी नहीं पता। मैंने बस डिमोनिक कोर की एनर्जी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करा था और अपनी छाती में महसूस करा था, जिसके बाद मैंने उस कोर की स्ट्रेंथ को एक यूजफुल वे में अटैक करके उस डीमन को हराया था। सरल शब्दों में कहूँ तो मेरे पास मेरा एक सीक्रेट वेपन है। अब आंग की बातें सुनकर यहाँ पर दादा जिले थोड़ा हैरान हो जाती है और वो थोड़ा सोचने लगती है कि अगर इसने अपनी डिमोनिक पावर को अब्जॉर्ब करके ऐसा एनर्जी जनरेट करा है तो शायद ये सच बोल रहा है, लेकिन ऐसा करना तो बहुत हाई लेवल का होता है, ये तो सिर्फ हम जैसे स्क्वाड्रन के लीडर ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर आंग मनी मन में सोच रहा होता है कि क्या ये लोग मेरा यकीन करेंगे। जिसके बाद ये तीनों लीडर आपस में थोड़ा खुसफुसा के बातें करने लगते हैं। जिसके बाद वो लीडर कहता है क्या सच में तुम इतने बड़े जीनियस हो। तो उसकी बातें सुनकर यहाँ पर अब टंग टंग भी कहता है कि अगर सच में ये इतना बड़ा जीनियस है तो पिछले जो उस गुफा में जो वो डीमन मरा था तो उसको भी इसने ऐसे ही मारा होगा। अब इन दोनों की बातें सुनकर यहाँ पर आंग और झूठ बोलने लगता है और वो कहता है कि हाँ पिछले केस में मैंने उस डीमन को ऐसे ही मारा था। मैं पावर को ऑब्जॉर्व करके और अपने कोर को और पावरफुल बना के उन डीमन को खत्म करता हूँ, ये मेरा एक सीक्रेट वेपन है। अब इनकी बातें सुनकर यहाँ पर स्क्वाड्रन के लीडर थोड़े सोच में पड़ जाते हैं और वो ये सब सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसा है तो सच में ये उस डीमन को हरा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इतना बड़ा जीनियस है कि वो इस पावर मूव को यूज कर पाए। अब इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पर टंग टंग लीडर आगे आता है और वो कहता है कि चलो आंग चलो देखते हैं कि तुम कितने बड़े जीनियस हो, आओ मैदान में उतरो और मेरे साथ एक फाइट करो। अगर तुमने मुझे डिफीट कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम बहुत बड़े जीनियस हो और तुम अपने डिमोनिक कोर को एक्टिवेट कर सकते हो। अब टंग टंग लीडर कितना बोलते हैं दोस्तों सीन चेंज होता है और हम अरेना का सीन देखते हैं जहाँ पर ये टंग टंग लीडर और आंग आमने सामने होते हैं, जहाँ पर हमारा आंग कह रहा होता है इनको अभी भी मेरे ऊपर डाउट है, चलो इनका डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरी ओर टंग टंग लीडर भी अपनी पूरी पावर के साथ रेडी होता है और वो कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम कितने बड़े जीनियस हो। टंग टंग को इतना सीरियस होकर देखकर यहाँ पर आंग थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि सर जी मैं आपके ही टेक केयर में हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान से।
टंगटंग लीडर को इतना सीरियस होकर देख के यहाँ पर आंग थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे अपनी डिमोनिक पावर का यूज़ करना चाहिए। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि टंगटंग लीडर बड़ी स्पीड में उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, जिसे आंग डॉज कर देता है। और जब वो पीछे घूम के देखता है तो यहाँ पर टंगटंग लीडर के वार से पीछे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होता है। और ये देखकर यहाँ पर आंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये लोग सच में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। टंगटंग को देखकर यहाँ पर ज़ैले भी कहती है कि हे टंगटंग, तुम कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो, कहीं तुम उसको जान से मत मार देना। उसके इतना बोलते यहाँ पर फिर से टंगटंग लीडर आंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अपना पंच उसकी तरफ मारने के लिए आगे बढ़ाता है, जिसे देखकर आंग कहता है कि अब मुझे भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और ये कहते वो वहाँ से हट जाता है और टंगटंग के पंच को डॉज कर देता है। लेकिन यहाँ पर टंगटंग लीडर बहुत ज़्यादा ही सीरियस होता है और वो रुकने वाला नहीं होता है और वो अचानक से पीछे से आकर आंग की गर्दन को पकड़ लेता है और उसको बहुत ज़ोर से दबाने लगता है। ये देखकर आंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि इसकी पकड़ तो बहुत ज़्यादा ही तेज है, इससे तो मैं अपने आप को बचा भी नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद टंगटंग लीडर आंग को बहुत दूर फेंक देता है और फिर आंग के पास आकर कहता है कि बस तुम में इतनी ताकत थी, ऐसे में तो तुम अपने आप को जीनियस नहीं कह सकते आंग। अब दोस्तों यहाँ पर आंग थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि सर आपको मुझे अंडर एस्टिमेट तो नहीं करना चाहिए था। और ये कहते ही अब वो धीरे धीरे खड़ा होता है और अब यहाँ पर आंग ग्रेट वॉरियर आंग की तरह बिहेव करने लगता है और वो अपने मन ही मन में कहता है कि याओ टैंग, तुम अभी भी मेरे आंखों के सामने बच्चे ही हो। और अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि आंग का शरीर बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है और उसका डिमोनिक कोर भी बहुत ज़्यादा ही ग्लो कर रहा होता है और उसके अंदर से फिर से ऑरा निकलने लगता है। लेकिन दोस्तों ये जो ऑरा रहता है वो डिमोनिक ऑरा नहीं रहता, जिसे देखकर यहाँ पर सारे लीडर हैरान होते हैं। इसके बाद आंग याओ टैंग के सामने आता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा अटैक कर लिया, अब मेरी बारी है। और ऐसा कहते वक्त हम देखते हैं कि आंग के पीछे से उसका पास्ट लाइफ का जो रूप होता है वो हमें दिखता है, जिसे देखकर टंगटंग लीडर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 21 की स्टार्ट होती है और हम वही सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा आंग बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है। और अब यहाँ पर हमारा आंग कहता है कि मैं अपनी डिमोनिक पावर को अपनी कोर की मदद से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इससे इन लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और जब तक मैं उस डिमोनिक कोर को यूज़ करता रहूँगा तब तक मेरी बॉडी की पावर और बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आंग कितना बोलते ही हमें पता चलता है कि उसका सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो लेवल अप हो रहा होता है, जिसे देखकर यहाँ पर दादा जिले और जोएल लीडर हैरान होते हैं। और जोएल लीडर कह रहा होता है कि क्या तुम महसूस कर सकती हो कि उसका सिंक्रोनाइजेशन कितना ज़्यादा लेवल अप हो रहा है। दूसरी ओर हमारा टंगटंग लीडर भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कह रहा होता है कि उसका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसका सिंक्रोनाइजेशन तो पक्का 40% से ऊपर ही होगा और तो और वो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे याद है सेतुलिया एक ऐसी वॉरियर थी जिसका सिंक्रोनाइजेशन परसेंटेज 39% था, लेकिन इस आंग ने तो उसके परसेंटेज को भी तोड़ दिया है। यहाँ पर हमारा टंगटंग लीडर ये सब सोच ही रहा होता है, जिसके बाद हमारा आंग कहता है कि हे सर, आपको ऐसे फाइट के बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और ये कहते ही वो उसकी तरफ एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसको एक जोरदार पंच मारता भी है, जिसे हमारा टंगटंग लीडर डॉज कर लेता है और कहता है कि इसकी पावर सच में पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पलक झपकते ही हमारा आंग दोबारा एक और अटैक करता है और वो घूमकर एक लात से टंगटंग लीडर को अटैक करने की सोचता है, लेकिन उसे भी हमारा टंगटंग लीडर डॉज कर देता है। और अब यहाँ पर टंगटंग लीडर कहता है कि वेरी गुड किड, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, तुमने मुझे पंच मारा जिसे मैंने ब्लॉक करा और जैसे ही मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ तो तुमने लोअर किक मारी। ये अटैक बहुत ज़्यादा क्लेवर वाला था, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ तुमसे। ये सब फिर से टंगटंग सोच ही रहा होता है कि दोबारा यहाँ पर आंग तीसरा किक उसको मारता है, जिसे फिर से हमारा टंगटंग लीडर डॉज करता है। और ऐसे अटैक को देखकर यहाँ पर जोएल लीडर भी हैरान होता है और वो कहता है कि वो ऐसे सीरीज ऑफ अटैक कैसे कर रहा है, आखिर वो इतना सारा एक्सपीरियंस लाया कहाँ से है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई प्रोफेशनल वॉरियर है। अब यहाँ पर दादा जिले और जोएल ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से सेतुलियो के फादर आता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर जोएल लीडर उनको बताता है कि अरे आप यहाँ क्यों आए सर, हम तो बस यहाँ पर ऐसे इस बच्चे की ट्रेनिंग ले रहे थे और माफ़ कीजिएगा यहाँ पर आपके इस ग्राउंड में थोड़ा छोटा मोटा नुकसान हो गया। जिसे देखकर वो कहता है कि ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। तो जोएल लीडर कहता है कि अरे आप टेंशन मत लीजिए, इसके पैसे टंगटंग भरेगा। अब यहाँ पर ये सब सीरियस हो जाते हैं और यहाँ पर अब सेतुलियो का फादर पूछता है कि ये वही लड़का है ना जिसने ग्रेटेस्ट सोल्जर के ऊपर अपना नाम रखा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये टंगटंग के खिलाफ लड़ कैसे ले रहा है। मुझे याद है कि जब टंगटंग छोटा था तो उसको मैंने ही ट्रेनिंग दी थी और वो सबसे ज़्यादा माहिर हुआ करता था, चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात हो या किसी और चीज़ की। टंगटंग लीडर को मैंने ट्रेन करा है, इसलिए वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ही अटैकिंग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि टंगटंग उस बच्चे को बहुत ज़्यादा हैवी लेसन देगा। लेकिन दोस्तों हमें पता है यहाँ पर दूसरी तरफ तो कुछ और ही मामला होता है और हमारा यहाँ पर आंग बहुत ज़्यादा ही अच्छा फाइट बैक कर रहा होता है। और वैसे भी हमारा आंग ग्रेटेस्ट वॉरियर रह चुका है, इसलिए उसे टंगटंग लीडर से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा आंग बैक फ्लिप मार के अपने हेड से टंगटंग को बहुत ज़ोरदार हिट मारता है, जिसे देखकर यहाँ पर सेतुलियो का फादर और ये दोनों लीडर भी हैरान हो जाते हैं। हेड पे चोट लगते ही यहाँ पर टंगटंग लीडर थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, जिसका मौके का फायदा उठा के हमारा आंग फिर से दोबारा उस पर बिना समय गवाए अटैक कर देता है।
लेकिन टंटंग भी यहाँ पर अब जल्दी से रेडी हो जाता है और कहता है कि चलो आओ देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है। यहाँ पे जोयल लीडर भी सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि टंटंग उसके अटैक को अब रोक पाएगा। अब यहाँ पर आंग उस पर अटैक करने जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही हमारा टंटंग लीडर जमीन पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वहाँ पर जमीन शैटर हो जाती है। उसे देखकर आंग कहता है कि अच्छा ये अटैक और डिफेंड एक साथ कर रहा है, कोई बात नहीं, अब मुझे थोड़ी सी डीमन पावर का यूज करना ही पड़ेगा। और ये कहकर हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमारा आंग अपने हाथ से उस डीमन की पावर का थोड़ा यूज करता है और वो भी वहाँ पर जमीन पर अटैक करता है जिससे वहाँ पर जमीन शैटर होने लगती है और जमीन के छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े टंटंग लीडर को आके लगने लगते हैं जिससे टंटंग लीडर थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आंग अब कहाँ पर है। जिसके बाद आंग उसके पीछे से आता है और उसकी इस मूव को देखकर यहाँ पर ये दोनों लीडर बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। दादा जिले भी कह रही होती है कि टंगटंग के मूव को वो उल्टा उसी पे यूज कर रहा है। लीडर्स की बात सुन के यहाँ पर सेतुलियो का फादर कहता है कि ऐसा नहीं है, इस मूव से मैं बहुत ज्यादा अच्छे से वाकिफ हूँ, मुझे याद है ये मूव सिर्फ टंगटंग नहीं बल्कि और किसी को भी आता था और अब मुझे ऐसा लगता है कि याओटैंग ने उस मूव को खो दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर तो ये लोग बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ याओटैंग और आंग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। बहुत भयंकर सी लड़ाई चल रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा आंग एक पंच याओटैंग के साइड में मारता है जिसे देखकर टंगटंग लीडर हैरान होता है और वो कहता है किसी ने जानबूझ के मेरे को छोड़ दिया। जिसके बाद आंग अब अचानक से अपनी डिमोनिक पावर को कम कर लेता है और एक स्माइल देता हुआ कहता है कि अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि मैं एक इंसान हूँ। जिसके बाद मामला शांत हो जाता है और हमारा टंगटंग लीडर भी थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम जब यहाँ पर देखते हैं तो हमें दिखता है कि आंग ने जो पंच मारा था उस पंच में इतनी ताकत थी कि वहाँ उस पीछे दीवार पर उसकी पंच की पूरी छाप छूट गई होती है। और उस छाप को देखकर यहाँ पर सेतुलियो का फादर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अगर ये वो बच्चा है तो ये हो सकता है। और इसके आगे जैसे वो कुछ और आगे बोलते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तोमोई, स्नो और सेतुलियो आ जाते हैं और कहते हैं कि डिनर का टाइम हो गया है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जब वो लोग वहाँ पर आकर देखते हैं उन्हें भी वो ग्राउंड पूरा टूटा फूटा दिखता है। जिसके बाद आंग कहता है कि अरे हम तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर जोयल लीडर आता है और टंगटंग से कहता है लगता है कि तुम हार गए। लेकिन यहाँ पर टंगटंग लीडर मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो बस करके जवाब दे रहा होता है। आंग भी इस मौके का फायदा उठाता है और कहता है कि टंगटंग लीडर सिर्फ डीमन से लड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है वो पहली बार किसी इंसान से फाइट कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सुन के सेतुलियो का फादर हंसने लगता है और कहता है कि चलो चलो अब बहुत हुआ, अब चल के हमें अपना डिनर करना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि आंग और बाकी सब वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर सेतुलियो का फादर आंग को जाता हुआ देखकर उसके बारे में सोचने लगता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो तभी वहाँ पर सेतुलियो को रोकता है और उसे कहता है कि वो लड़का सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है, क्या तुम उसको पसंद करती हो। अब ये सुनकर यहाँ पर सेतुलियो थोड़ा शर्मा जाती है और उसके साथ वो हैरान भी होती है और यहीं पर हमारा दोस्तों ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 22 की स्टार्टिंग होती है और हम डिनर हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर सबके हाथ में जाम होता है। और यहाँ पर अब सेतुलियो का फादर कहता है कि आप लोगों का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने उस डीमन वेव से फाइट कर हम लोगों की रक्षा करी, इसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। और तो और ये जो यंग मैन है जिसका नाम आंग है, तुमने तो मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा अलग से धन्यवाद कहता हूँ। इतनी तारीफ सुनने के बाद आंग कहता है कि अरे ये तो मेरा फर्ज था कि मैंने आपकी मदद करी, आपको मेरे को शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर दोस्तों यहाँ पर आंग एक जाम पीने लगता है जिसे देखते ही टंगटंग लीडर उसको एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तू ड्रिंक करेगा। ये सुनते ही आंग कहता है कि मैं 18 साल का कब का हो चुका हूँ और आप ये कैसे भूल गए कि वॉरियर बनने के लिए 18 साल की उम्र होना ज़रूरी है। अब इनको देखकर यहाँ पर हमारी दादा जिले कहती है कि टंगटंग को बस अपना बदला लेने के लिए मौका चाहिए होता है। जिसके बाद वहाँ पर सब हंसने लगते हैं और अब यहाँ पर सेतुलियो अपने फादर को देखकर थोड़ा गुस्सा होती है और शर्मा भी रही होती है और फिर वो वही बात याद करने लगती है जहाँ पर उसके फादर ने उसे आंग से शादी करने के लिए कहा था और बताया था कि वो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड लड़का है और उसमें बहुत ज़्यादा ही पावर है और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई तुमसे ज़्यादा ताकतवर है और तुम उससे शादी करते हो तो ये हमारी फैमिली के लिए बहुत इज्जत की बात होगी। अपनी फादर की बातें सुनकर यहाँ पर सेतुलियो बहुत ज़्यादा शर्मा भी रही होती है और गुस्सा भी कर रही होती है और साथ ही साथ वो उस बात को याद करने लगती है जब आंग ने उसके टी शर्ट को पकड़ के खींचा था। अब दोस्तों यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हमारी तोमोई उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही होती है और स्नो भी यहाँ पर आंग की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी काबिलियत है आंग, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। अब इसकी बातें सुनकर यहाँ पर टंगटंग लीडर कहता है कि इस बच्चे के पास कोर का बहुत अच्छा ही पोषण स्ट्रेंथ है और उसकी मदद से ये अपने स्ट्रेंथ को टेम्परेली इंक्रीज कर सकता है। टंगटंग की बातें सुनकर अब यहाँ पर दादा जिले भी ज्ञान देती है और वो बताती है कि हम स्क्वाड्रन के लीडर को पता है कि हमारे अपनी पावर को कैसे यूटिलाइज करना है और कब कितनी पावर की यूज़ करनी है, लेकिन ये पावर को यूज़ करना इतना आसान नहीं होता है, समय आने पर ये बहुत ज़्यादा डेंजर भी हो जाते हैं। और तो और आंग अभी एक नया ही वॉरियर बना है, उसके पास ये पावर आ गई है और अगर सही से अगर उसने इस पावर का यूज़ नहीं करा तो वो उसकी बॉडी के लिए घातक साबित हो सकता है।
इसलिए उसे अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करना होगा ताकि वो उस पावर को संभाल सके। अब दादा ज़िले की बातें सुनकर जोएल कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से उसने टंग टंग लीडर को हराया है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काबिलियत से भरा पड़ा है। इन सब की बातें सुनकर हमारा आंग भी मनी मन में सोच रहा होता है कि अगर क्या होगा मैं इन लोगों को बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 2 डिमोनिक कोर को अब्जॉर्ब कर रखा है, और तो और मेरे अंदर एक डीमन किंग भी है जो 8th फिन लेवल का है। इतनी एनर्जी को इस बॉडी ने पता नहीं कैसे कंट्रोल कर रखा है। अगर मैं ये इनको बता दूंगा तो ये लोग डर के मारे हैरान हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो। अब इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पर आंग झूठी स्माइल करते हुए कहता है कि अरे हाँ, मुझे अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी पावर को अच्छे से यूज़ कर सकूँ। जिसके बाद तोमोई फिर से उसकी फ़ोटो खींचने लगती है और कहती है तुम्हारे पास तो सच में बहुत अच्छी एबिलिटी है, एक फ़ोटो तो इसके लिए बनती है। दूसरी ओर सीतुलियो भी शर्मा रही होती है और वो मनी मन में सोच रही होती है कि सच में ये इतना पावरफुल है और इसके पास ये एबिलिटी आई कैसे। लेकिन खैर जो भी हो, इसने मेरी जान बचाई है। अब इन सब के बाद टंग टंग लीडर कहता है चलो अब इन बातों को छोड़ो और मुद्दे पे आते हैं। तुम दोनों ने एक रूल तोड़ा था, तुम रात के वक्त सिटी के बाहर गए थे, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट तो बनती है, लेकिन दूसरी ओर तुम दोनों ने उस 1 फिन लेवल के डीमन को भी मारा था, इसलिए चलो मैं तुम्हारे पनिशमेंट को माफ करता हूँ। अब ये सुनकर सीतुलियो और आंग चैन की सांस लेते हैं। और अब यहाँ पर दादा ज़िले कहती है कि अब तुम लोग क्या करोगे, क्या तुम भूल गए हो कि यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है और तुम्हारी टीम अभी भी लीडर बोर्ड में बहुत नीचे है। ये सुनते ही आंग कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, अब हमारा काम है कि अपनी टीम को टॉप पर लाना। जिसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां पर सारी टीम एक एक करके ए रैंक की मिशन कर रही होती है और वो ज़्यादा पॉइंट को हासिल करने की कोशिश कर रही होती है, और इसी के साथ हमारी आंग की टीम पॉइंट्स के लिए फाइट कर रही होती है। अब कुछ देर बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ आंग की टीम एक प्लान बनाती है और वो यहाँ पर ब्लैक गन टीम के पास आते हैं, जहाँ पर अब हम देखते हैं ब्लैक गन टीम का जो कैप्टन होता है ये कहता है कि क्या तुम लोग मुझे चैलेंज कर रहे हो। और वो फिर आंग को कहता है कि क्या तू भूल गया कि पिछली बार हमारी लड़ाई में तूने मुझे घुसंड मारी थी जिसे मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, उसका मुझे बदला लेना है। जिसे सुनकर अब यहाँ पर आंग और उसकी टीम कहती है कि तुम्हें जो बदला लेना हो वो बैटल में ले लेना, हम यहाँ पर तुम्हें 10 पॉइंट्स के लिए चैलेंज करने आए हैं, वो भी सोलो बैटल के लिए, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। ये सुनते ही ब्लैक गन टीम का कैप्टन तैयार हो जाता है और कहता है 10 पॉइंट्स, चलो सही है, तुम लोगों को सबक सिखाने के साथ साथ मुझे 10 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मेरी टीम भी। और इसके बाद दोस्तों ये दोनों टीम अपनी बैटल के लिए तैयार हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम टाउन बैटल अरेना का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो सब के सब सिर्फ ब्लैक गन टीम की ही तारीफ कर रहे होते हैं कि ये लोग तो सीनियर है और ये जूनियर को तो बड़े आराम से हरा देंगे, लगता है ये जूनियर टीम वाले पागल हो गए हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आंग और ब्लैक गन टीम का कैप्टन खड़ा होता है, जहाँ पर आंग कहता है कि तुम तो अपने टीम के कैप्टन हो ना, तो तुम रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे हो अपने टीम को। तो ब्लैक गन का कैप्टन कहता है कि तूने सीतुलियो को भेजा है और वो एक लड़की है, इसलिए मैं एक लड़की के साथ तो फाइट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपनी टीम की वाइस कैप्टन को भेजा है ताकि 2 लड़कियों के बीच में फाइट हो और तुम लोग बहाने ना बनाओ कि मैंने किसी लड़की को हराया है। और वैसे भी मैंने जिसको भेजा है वो इतनी पावरफुल है कि वो अकेले ही तुम्हारी टीम को हरा सकती है। ये सुनकर हमारा आंग स्माइल करता है और कहता है चलो देखते हैं, लेकिन तुम मत भूलना कि हमारी जो कैप्टन है वो किसी से कम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर बैटल शुरू होता है और सीतुलियो कहती है मैं इस बैटल को बड़ी जल्दी खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए लाओ 10 पॉइंट मुझे जल्दी दे दो। जिसके बाद सामने खड़ी लड़की कहती है कि तुम्हारा ही नाम है सीतुलियो और तुम सीतू फैमिली की हो ना, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, चलो आज तुम्हें हराकर मैं अपना नाम कमाऊंगी। और दोस्तों उसके इतना कहते ही हमारी सीतुलियो पहला अटैक करती है और वो आगे बढ़कर उसे पंच करती है, जिसे वो लड़की डॉज कर लेती है और कहती है कि इसके पास तो ग्रीन कोर है, लेकिन तब भी ये ब्लू कोर की तरह इतनी स्पीड में कैसे अटैक कर सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सीतुलियो ने अपनी ग्रीन पावर एनर्जी को उस लड़की के हाथ में टच कर दिया होता है और वो मनी मन में कह रही होती है कि ये ब्लैक गन की टीम जो भी है ये अपनी टीम वर्क में बहुत ज़्यादा ही माहिर है, लेकिन अगर बात हो सोलो फाइट की तो ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। सीतुलियो के इतना कहती हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ काम नहीं कर रहा होता है, जिस मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ पर सीतुलियो उस पर अटैक कर देती है और उसे दूर फेंक देती है। सीतुलियो का अटैक देखकर ब्लैक गन का कैप्टन हैरान होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लड़की ढेर हो गई होती है और हमारे सीतुलियो 10 पॉइंट्स को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है और अब वहाँ अरेना का मूड बदल जाता है और सारे के सारे लोग सीतुलियो की तारीफ कर रहे होते हैं। सीतुलियो अरेना के बाहर आते ही उस कैप्टन से कहती है कि चलो अब जल्दी से 10 पॉइंट हमारे टीम को ट्रांसफ़र कर दो। जिसे सुनते ही वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा काबिलियत वाली हो, क्या तुम एक और राउंड मेरे साथ करोगी और इस बार हम 20 पॉइंट्स के लिए फ़ाइट करेंगे। अब भाई 20 पॉइंट्स के लिए तो सीतुलियो मना नहीं करेगी और वो हाँ कर देती है और कहती है कि क्यों नहीं, चलो फाइट शुरू करते हैं।
लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हमारा आंग सितुलियो को रोकता है और कहता है कि तुमने कैप्टन होने के नाते अपना काम निभा दिया है, बाकी काम तुम मुझ पे छोड़ दो। और है कि ब्लैक गन का जो कैप्टन होता है वो आंग को कह रहा होता है कि तुम यहाँ से निकल लो, मैं सिर्फ तुम्हारे कैप्टन से ही फाइट करना चाहता हूँ। जैसे सुन के हमारा आंग कहता है कि ठीक है, तो तुम हमारे कैप्टन से लड़ना चाहते हो तो मुझसे लड़ देना, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि तुम में इतनी ताकत ही नहीं है और ना ही इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, है ना? यही बात है ना? अब दोस्तों यहाँ पर हमारा आंग उस कैप्टन को ट्रिगर कर रहा होता है और यहाँ पर ब्लैक गन टीम के जो मेंबर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये हमारे कैप्टन को उकसा रहा है। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ब्लैक गन का कैप्टन गुस्से में आकर तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, वैसे भी तुमने पिछली बार मेरे मुंह पे एक लात मारी थी, मुझे उसका बदला भी लेना है। पहले मैं तुम्हें हराऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे कैप्टन को हराऊंगा, और तो और मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारे टीम मेंबर ही तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। अब दोस्तों ब्लैक गन के कैप्टन के इतना कहते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर स्नो तुमई को कहता है कि हे तुमई देखो, हमारा आंग फाइट करने जा रहा है। जिसके बाद यहाँ पर तुमई अपना कैमरा ऑन कर लेती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं फोटो खींचना शुरू कर रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि आंग और ब्लैक गन का कैप्टन अरेना के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ब्लैक गन का कैप्टन जो रहता है वो अपने हाथ में एक वेपन को डेवलप करता है और कहता है ये एक ऐसा ट्रेनिंग वेपन है जो एयर बुलेट्स को शूट करता है। इस गन के अटैक से तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन ये तुम्हें इतना ज्यादा दर्द देगा कि तुम्हें वो मौत की तरह ही लगेगा। उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि हमारा आंग मन ही मन में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि अच्छा, तो उसके पास ट्रेनिंग बुलेट है। आज से 80 साल पहले जब मैं पहले फाइट किया करता था तब ऐसी कोई चीजें नहीं होती थी और हमारी ट्रेनिंग तो बस ऐसे ही फाइट करके होती थी, लेकिन आज के समय में इनके पास बंदूकें भी आ गई है जिससे ये अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। अब ये सब सोचने के बाद दोस्तों हमारा आंग ब्लैक गन के कैप्टन को कहता है कि चलो ठीक है, फाइट को शुरू करते हैं और ध्यान रखना कि तुम्हारा एम मेरे ऊपर सही से लगे। अब ये सुनते ब्लैक गन टीम का एक चेला ये मोटू जो रहता है ये कहता है कि अरे ये तो नया बच्चा है, इसे ये नहीं पता है कि हमारे कैप्टन का एम बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। यहाँ पर जितने भी वॉरियर्स खड़े हैं उन सब में हमारे कैप्टन सबसे टॉप पर है और इनके एम को कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता है। अब इस मोटू के बोलने के बाद ब्लैक गन का कैप्टन कहता है कि चलो तुम मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वाले लग रहे हो, लेकिन अब तुम भी कोई एक वेपन चूज कर लो ताकि तुम बाद में ये ना बोलो कि तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें बुली करा है। अब उसके इतने बोलते ही हमारा आंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैं अपने लिए क्या चूज करूं। पहले के टाइम पे मैं सिर्फ एक नाइफ का यूज करता था और उसी से ही मैं ट्रेनिंग भी लिया करता था, लेकिन अभी मेरे पास वो नाइफ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इस फाइट को अपने मुक्के से ही लड़ूंगा और मुझे यकीन है कि मेरा मुक्का इसके लिए बहुत ज्यादा ही काफी होगा। अब आंग की तरह बोलते ही यहाँ पर ब्लैक गन का कैप्टन हैरान होता है और कहता है कि क्या क्या तुम अपने मुक्के से लड़ोगे? कैप्टन के साथ यहाँ पर उसके चमचे भी हैरान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि क्या सच में ये मुक्के से लड़ेगा, आखिर ये पागल तो नहीं हो गया है ना। अब दोस्तों आंग की बातें सुनकर ये ब्लैक गन टीम का कैप्टन हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मेरे अगेंस्ट अपने मुक्के से फाइट करोगे? इतना ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा नहीं होता बच्चे, मैं तुम्हें अभी भी एक और चांस दे रहा हूँ, चलो जाओ अपने लिए एक वेपन चूज कर लो। ब्लैक गन का कैप्टन तो जोर जोर से हंस के ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा आंग कान में उंगली डाल के कह रहा होता है अरे यार ये कितना ज्यादा बोलता है, मेरे ख्याल से इसके मास्क में एक साइलेंसर भी फिट कर देना चाहिए ताकि इसकी आवाज मेरे कान में न चुभे। यहाँ ब्लैक गन का कैप्टन एक ही चीज बाबर रिपीट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये फाइट तो ऐसे होने वाली है जैसे कोई शेर एक खरगोश को पकड़ने वाला है। चलो कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा, अब मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगा और तुम्हें मारकर तुमसे वो सारे पॉइंट्स 1 मिनट में छीन लूंगा। ये सुन के हमारा आंग भी एटीट्यूड में कहता है कि चलो फिर ठीक है, अपना बेस्ट देना। आंग को इतना कॉन्फिडेंट देखकर यहाँ पर उसके टीम मेंबर भी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर स्नो कह रहा होता है कि हे तुम्हें पता है कि आंग ने 1 फील्ड लेवल के डीमन को मारा था और तो और उसने स्क्वाड्रन लीडर याओ टैंग को भी बहुत टक्कर की फाइट दी थी। जिसे सुन के तोमोई भी कहती है कि मुझे पता है, इसलिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं उसे देखना चाहती हूँ कि आखिर वो सच में इतना काबिल है। इन दोनों की बातें सुनकर यहाँ पर सुतुलियो भी मन मन में सोच रही होती है और वो कह रही होती है कि क्या सच में आंग याओ टैंग लीडर को हरा चुका है? मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है कि इसमें सच में इतनी ज्यादा ताकत है और शायद इसीलिए मेरे डैड मुझे कह रहे थे कि मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर सुतुलियो तो मन मन में ये सब सोच रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं अरेना के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद बैटल स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक गन टीम का जो कैप्टन रहता है वो बड़ी तेजी से साइड में जाता है और वो आंग के साइड में बड़ी स्पीड में दौड़ने लगता है और उसका प्लान ये होता है कि अगर वो आंग को दूर से ही शूट करेगा तो वो ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा, इसलिए वो अपने लिए एक अच्छी पोजीशन ढूंढ के आंग को शूट करेगा जिससे उसे ज्यादा डैमेज होगी। ब्लैक गन के कैप्टन को देखकर सितुल यहाँ पर समझ जाती है कि उसका प्लान क्या है और यहाँ पर भी वो यही कहती है कि वो जानबूझ के आंग को दूर से शूट नहीं कर रहा है, वो एक अच्छी पोजीशन को ढूंढ रहा है जहाँ से वो आंग को एक खतरनाक अटैक देगा। अब दूसरी तरफ यहाँ पर दोस्तों हमारा आंग आंखें बंद करके सोच रहा होता है और मनी मन में कह रहा होता है अगर स्क्वाड्रन लीडर ने जब मेरी पूरी ताकत को देख ही लिया है तो अब मैं अपनी पावर को हाइड नहीं करूंगा और इनको दिखाऊंगा
कि मेरी असली पावर क्या है। मेरा बस एक ही गोल है कि मुझे फर्स्ट प्लेस पे आना है। आंग की तरह कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके शरीर में से वो डिमोनिक पावर और उसकी जो पिछले लाइफ की स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की पावर रहती है वो दोनों डेवलप्ड होने लगती है। और आंग कहता है कि अब मैं अपने पुरानी ताकत को यूज करूंगा। आंग यहाँ पर ये सब सोच रहा होता है और दूसरी तरफ ये ब्लैक गन का कैप्टन पोजीशन को ले लेता है और अपने बंदूक को आंग की तरफ तान देता है और उसे कहता है कि चलो अब तुम मरो। और ये कहते ही वो वहां पर ये बंदूक वो फायर कर देता है, जिसके बाद आंग अपनी आंखों को खोल लेता है और कहता है कि अब मैं अपनी डीमन पावर्स को भी यूज करूंगा। और ये कहते ही वो उस बुलेट को डॉज कर देता है। बुलेट को डॉज करते ही यहाँ पर आंग बड़ी तेजी से ब्लैक गन कैप्टन की तरफ आगे बढ़ता है और यहाँ पर ब्लैक गन का कैप्टन अपने बंदूक को दोबारा रिलोड करने लगता है और रिलोड करते ही वो बहुत सारे बुलेट्स को आंग की तरफ फायर कर देता है और कहता है कि ये बुलेट इतनी ज्यादा तेज है कि अगर कोई ब्लू कोर का भी बंदा होगा तो वो इन बुलेट्स को डॉज नहीं कर पाएगा। खैर ये तो रेड कोर वाला है। दोस्तों यहाँ पर तो ये ब्लैक गन का कैप्टन ये सब सोच रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ आंग अपनी वाटर टाइप की पावर को यूज करता है और वो सारे बुलेट्स को धीरे धीरे डॉज करने लग जाता है और वो अपनी बॉडी को ऐसे रोटेट करके उन बुलेट को डॉज करता है कि जिसे देखकर सब लोग हैरान होते हैं। और इन दी एंड यहाँ पर आंग उस कैप्टन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। अब इन दोनों की फाइट के बीच में यहाँ पर ब्लैक गन का एक मेंबर कहता है कि वो बंदा कैप्टन के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि कैप्टन की बंदूक में एक बहुत खास चीज है। वो बहुत सारी एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और समय आने पर एक जोरदार फायर करता है जिसे कोई आम इंसान भी डॉज नहीं कर पाएगा। और वो आंग तो कैप्टन की एकदम बंदूक के सामने आ गया है, पक्का वो मरेगा। यहाँ पर दोस्तों वो इतना सोच रहा होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर आंग ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो वुड टाइप के डीमन की पावर को यूज करता है और उस कैप्टन के पैरों को नीचे से पकड़ लेता है, जिससे वो कैप्टन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो आसमान की ओर फायर कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर आंग उसके बंदूक को पकड़ के साइड कर देता है और एक जोरदार किक मारकर उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखकर उसके जितने मेंबर होते हैं वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। और आंग यहाँ पर उसके बंदूक पर पैर रखकर कहता है कि चलो अब 20 पॉइंट जल्दी से मेरे हवाले कर दो। आंग को देखकर अब वो कैप्टन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो डर भी रहा होता है कि आखिर ये हुआ क्या और इसने ये कैसे किया। दूसरी ओर आंग के दोस्त यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तोमोई तो फटाफट फोटो खींचने लग जाती है। हमारी सितुलियो भी मनी मन में सोच रही होती है आंग ने तो अपने फुटवर्क का बहुत अच्छे से यूज करा है, आखिर उसने इसकी प्रैक्टिस कब की। अब दोस्तों यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है आंग और उसकी टीम को ब्लैक गन की तरफ से 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं और उनकी काबिलियत को देखकर अब यहाँ पर बहुत सारे टीम्स उनको चैलेंज करने लग जाते हैं और उनसे फाइट करके यहाँ पर आंग और उसकी टीम बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। और महीने के आखिरी में पहुंचते पहुंचते यहाँ पर तोमोई और स्नो भी फाइट करके बहुत सारे पॉइंट को इकट्ठा करके लीडर बोर्ड के टॉप पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर इनकी टीम फाइनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होती है, जहाँ हमें पता चलता है जो ये फाइनल कंपटीशन होगा ये टॉप 3 टीम्स के अंदर होगा कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा जोएल लीडर कह रहा होता है कि टंगटंग की टीम जो सितुलियो वाली टीम है वो इतनी जल्दी टॉप पर कैसे आ गई। ये कोई बच्चे का खेल नहीं है कि 9 टीमों को हराकर वो लोग इतनी जल्दी टॉप पर आ जाए। अब जोएल कितना कहते ही यहाँ पर हमारी दादा जिले कहती है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मिशन पूरा करके अपनी टीम को टॉप पर लाया है, उन लोगों ने आपस में बैटल करके भी पॉइंट्स को हासिल करे हैं। आसान शब्दों में कहा जाए उन लोगों ने पॉइंट्स की बाजी खेली है। मेरे ख्याल से टंगटंग तुम्हें उन लोगों को ऐसा करने से रोकना चाहिए था। अब दादा जिले कितना कहती हमारा टंगटंग लीडर कहता है कि आखिर मैं कौन होता हूँ उनको बोलने वाला, उनको बस मिशन मिला था कि उनको टॉप पर आना है। अब चाहे वो जिस मेथड से भी ऊपर आए हो वो अपनी मेहनत से आए हैं। हम एक कंपटीशन के अंदर है जहाँ पर सबको टॉप पर आना है, तो उन लोगों ने कोई गलत काम नहीं करा है। उन लोगों ने भले ही बैटिंग करी हो लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल सही करा। और एक बात और, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ सितुलियो और आंग ही ताकतवर है, लेकिन मेरी नजरों से देखो तो यहाँ पर स्नो और तोमोई भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब टंगटंग की बातें सुनकर भी जोएल यहाँ पर स्माइल करता है और कहता है ये एकदम बिल्कुल ठीक कह रहा है, इतने सालों के बाद कुछ ऐसा नया हुआ है कि कोई नई टीम इन पुराने टीम्स को टक्कर दे रही है और पहली बार फाइनल बैटल में परफॉर्म करने वाली है। अब दोस्तों जोएल कितना कहते हैं यहाँ पर टंगटंग एक जगह पर आके पहुंचता है और वहाँ पर वो दरवाजा खोलता है, जिसके बाद हम एक अरेना का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ वॉरियर्स बैठे होते हैं और ये वो अदर्स 2 टीम्स होती हैं जिनका मुकाबला अब आंग की टीम्स के साथ होने वाला है। अब इन्हीं वॉरियर्स के बीच में यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर 2 टीम्स बैठ रखी हैं, जहाँ पर ये जो पहली टीम है ये दादा जिले की टीम है और इस टीम का नाम है फ्लावर स्क्वाड। और इनके स्क्वाड की जो ये लीडर होती है ये कह रही होती है कि क्या कोई बिना नाम वाली टीम भी टॉप पर आई है और वो फ्रेशर बंदे हैं, आखिर ये कैसे हो गया कि कोई नई टीम हमारे टक्कर में पहुंच गई। आखिर ये टंगटंग लीडर अपने चेलों को खिलाता क्या है। अब उस लड़की कितना बोलते ही हम दूसरी टीम को भी देखते हैं जो स्क्वाड लीडर जोएल की टीम होती है और इसकी टीम का नाम होता है ब्रिलियंस स्क्वाड। और ये स्क्वाड भी यहाँ पर बैठकर सितुलियो की स्क्वाड के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर अपनी टीम को देखते हैं जहाँ पर हमारी तोमोई एक्सरसाइज कर रही होती है
और दूसरी तरफ स्नो भी तैयार होता है और वो कह रहा होता है कि वो दोनों टीम बहुत ज्यादा ताकतवर है और तो और वो टीम पूरे हिलीज सिटी में बहुत ज्यादा फेमस भी है। मैंने तो ये भी सुना है जो ब्रिलियंट्स टीम का कैप्टन है वो हमारे स्क्वाड लीडर टंग टंग की जगह लेने वाला है। स्नो की बातें सुनकर अब यहाँ पर हमारा आंग स्माइल करता है और कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मेरे ख्याल से वो लोग भी ताकतवर होंगे और इसका मतलब अब हमारा ये जो फाइनल कंपटीशन है ये बहुत ज्यादा ही चैलेंजिंग होने वाला है। आंग कितना बोलते ही अब यहाँ पर दादा जिले आती है और वो अपने टीम को आवाज लगाती है, जिसके बाद वहाँ पर उसकी फ्लावर टीम उसके पास आ जाती है और वो दादा जिले को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि आपने हमें पिछली बार बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया था, इस बार अगर हम फर्स्ट प्लेस पे आएंगे तो आप इस बार हमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर दीजिएगा। अब इस लड़की की बातें सुनकर यहाँ पर हमारी ब्रिलियंस टीम आगे आती है और उसका जो ये कैप्टन होता है वो कहता है कि क्या तुम लोगों को फर्स्ट प्लेस पे आने के बाद सिर्फ कपड़े चाहिए और तुम सिर्फ बी रैंक सिटी में कपड़े खरीदने ही जाओगे, वाह क्या लूजर बंदे हो तुम। अब यहाँ पर ये लड़की चिढ़ जाती है और वो उस बंदे को कहती है कि तुम्हें क्या पता कि हम लड़कियों के लिए कपड़े कितने ज्यादा मायने रखते हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। अब यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जोयल लीडर और टंग टंग लीडर एंट्री मारते हैं, जहाँ पर टंग टंग लीडर अपने टीम को देखता है और वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब तीनों स्क्वाड लीडर और तीनों टीम इकट्ठी हो जाती है और यहाँ पर उनको अब इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और टंग टंग लीडर उनको बताता है कि तुम्हारा जो फाइनल कंपटीशन होगा वो 2 राउंड में होगा, पहला तुम्हारा टीम कंपटीशन होगा और उसके बाद तुम्हारा सोलो बैटल होगा और जो टीम उन दोनों को जीतेगी उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। टंग टंग के बाद दादा जिले भी कहती है कि एकदम सही कह रहे हो, जो टीम यहाँ पर अभी जीतेगी उनको हम ऐसा रिवॉर्ड देंगे जिसे देखकर तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। और दोस्तों यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि जो टीम यहाँ पर अब जीतेगी उनको बी रैंक सिटी में 1 हफ्ते के लिए रहने के लिए जगह मिलेगी, जिसे सुनकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी में चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं बी रैंक सिटी वो सिटी होती है जो सी रैंक सिटी से ज्यादा अच्छी होती है और वहाँ पर फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और इसी तरह से ए रैंक की भी सिटी होती है जो उससे भी ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। लीडर्स की बात सुनकर यहाँ पर स्नो तोमोई से पूछता है अगर हम बी रैंक सिटी में गए तो हम वहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर तोमोई कहती है कि मैं वहाँ जाकर एक अच्छा और नया कैमरा खरीदूंगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे टीम के जो मेंबर होते हैं वो कानाफूसी करने लगते हैं और वो सब यही सोचते कि सिटी में बी रैंक सिटी में जाकर हम ये सब खरीदेंगे। इन सब के बीच में हमारा आंग सोच में डूबा होता है और वो बस यही सोच रहा होता है कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर ये पूरी सिटी को रैंक में क्यों बांट रखा है, पहले जब मैं जिंदा था तब तो ऐसा नहीं हुआ करता था, सिर्फ एक ही सिटी हुआ करती थी, इन लोगों ने 1 सेंचुरी के अंदर ही सिटी के टुकड़े कर दिए हैं और सिटी को उनके रैंक के हिसाब से बांट दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आंग को भी सब कुछ समझ आ जाता है और वो बताता है कि सी रैंक जो सिटी होती है उसके अंदर सिर्फ 1 और 2 फिन कोर के ही वॉरियर्स होते हैं और जो बी रैंक की सिटी होती है उसके अंदर 3, 4 एंड 5 कोर के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होते हैं और जो ए रैंक की सिटी होती है उसके अंदर 6 एंड 7 कोर के वॉरियर्स रहते हैं और जो सबसे हाईएस्ट रैंक की सिटी है वो है एस रैंक सिटी और उस सिटी का नाम है द ब्रेकिंग डाउन सिटी और इसके अंदर 8 फिन कोर के स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स रहते हैं और वो जो एस रैंक की सिटी है वो पूरी जगह के एकदम सेंटर में स्थित है और उस सिटी के अंदर इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल रहते हैं। मैं अपनी पिछली जिंदगी में उन्हीं लोगों के साथ रहा करता था, अब मैं बस देखना चाहता हूँ कि इस बार उस सिटी के अंदर किस तरीके के लोग होंगे और कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। अब दोस्तों आंग यहाँ पर सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से तोमोई आती है और कहती है कि चलो अब हमारा टाइम हो गया है, कंपटीशन शुरू होने वाला है। और ये कहकर हम देखते हैं कि यहाँ पर सेतु लियो एक बॉक्स में से एक पर्ची को उठाती है और उसके अंदर नंबर 1 लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसकी टीम सबसे पहले जाएगी। जिसके बाद राउंड 1 कंडक्ट हो जाता है और ये जो राउंड 1 बैटल होगा ये ब्रिलियंस स्क्वाड और टीम आंग की स्क्वाड के बीच में होगा। अब यहाँ पर तोमोई स्नो आंग को कहते हैं कि हे आंग तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अपनी टीम का कोई नाम चूज करना चाहिए, तो आंग कहता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, चलो कोई बात नहीं, कंपटीशन के बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब उनकी टीम को देखकर यहाँ पर ये जो ब्रिलियंस टीम का कैप्टन होता है ये कहता है कि ये कितनी लेजी टीम है और ये आपस में बात कर रही है, चलो बैटल को शुरू करते हैं। और उस टीम के कैप्टन के इतना बोलते ही वो अपने टीम मेंबर्स को कहता है कि जाओ अपने हिसाब से कोई भी बंदे को चूज कर लो और उसके साथ फाइट करो, मैं कैप्टन होने के नाते कैप्टन से ही फाइट करूंगा। अब उस बंदे के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर टंग टंग लीडर बैटल को स्टार्ट करने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद बैटल शुरू हो जाता है और ब्रिलियंट सिटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब के सब अपने अपने टारगेट को चूज कर लेते हैं और फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब उनके इस मूव को देखकर यहाँ पर सेतु कहती है कि ये लोग अपने हिसाब से एक एक सोलो बैटल करना चाहते हैं, लेकिन हम एक टीम की तरह ही लड़ेंगे, हम सब एक साथ अटैक करेंगे और ये कहकर ये चारों आगे बढ़ जाते हैं।
अब यहाँ पर आंग की जो टीम होती है, इनका ये प्लान होता है कि ये सब मिलकर ब्रिलियंट सिटी के कैप्टन पर एक साथ अटैक करेंगे और वो सब के सब उस ब्रिलियंट सिटी के कैप्टन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो जो ब्रिलियंट सिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी अपना प्लान चेंज कर देते हैं और वो एक एक मेंबर को छोड़कर सितुलियो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उस पर पीछे से अटैक करने वाले होते ही हैं कि तभी हम देखते हैं कि उनको डॉज करते हुए और उनके टीम मेंबर्स आगे आ जाते हैं और यहाँ पर आंग, स्नो और तोमो उन सभी से फाइट करने लगते हैं। और इधर हमारे सितुलियो उस कैप्टन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी, चलो शुरू करते हैं। ब्रिलियंट टीम का जो कैप्टन रहता है वो अपने हाथ में एक रेड कलर की लाइट को जनरेट कर लेता है और वो उस लाइट से सितुलियो पर अटैक करता है, जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिससे अब यहाँ पर सब बंदे ब्लाइंड फोल्डेड हो जाते हैं और वो देख नहीं पाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब उस लाइट की पावर इतनी ज्यादा होती है तो सितुलियो कहती है कि सब के सब अपनी आंखों को बंद कर लो। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लाइट इतनी पावरफुल होती है कि वो आंग की टीम के साथ साथ वो जो ब्रिलियंस टीम के बंदे रहते हैं उनको भी इफेक्ट कर रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर हमारा तंग लीडर कहता है कि वो बंदा लाइट अटैक का यूज कर रहा है। मैं मानता हूँ कि वो लाइट अटैक बहुत ज्यादा ही कमाल की अटैक है, लेकिन उसे इस टीम बैटल में उसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो उस लाइट अटैक का यूज करेगा तो उससे उसके टीम मेंबर्स को भी दिक्कत होगा। हे जोएल, तुम अपने टीम वालों को समझाते क्यों नहीं हो? अब दोस्तों यहाँ पर जोएल कहता है कि मैंने उसको कितने बार समझाया है कि वो इस अटैक का यूज ना करे, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से सीन चेंज होता है और हम ब्रिलियंट टीम के जो कैप्टन रहता है उसको देखते हैं, जो अपने हाथ में एक नाइफ को घुमा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये नए बच्चे मेरे को हराएंगे, इनको मैं अभी बताता हूँ। और वो ये कहकर सितुलियो पे अटैक कर देता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सीतू फैमिली से हो या किसी भी फैमिली से, मैं यहाँ पर किसी पे रहम नहीं खाऊंगा और फर्स्ट प्लेस पर आकर रहूंगा। और ये दोस्तों ये कहते ही वो बंदा फिर से सितुलियो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और जैसे उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा आंग सुपर हीरो की तरह एंट्री मारता है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि आंग ने वो जो वाटर टाइप के डीमन को मारा था उसकी पावर को यूज करके एक ग्लास को बनाता है, जिससे वो उस लाइट की रोशनी को कम कर देता है और उसे सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अब उस बंदे से फाइट करने लगता है और एक जोरदार लात उस बंदे के कंधे पर मारता है, जिससे वो बंदा बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है और वो बस आंग को देखता है और यही सोचता है कि आखिर इस बंदे ने वो चश्मा कहाँ से लाया, क्या वो चश्मा वाटर का बन रखा है। उसकी बातें सुनकर यहाँ पर आंग स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें इस लाइट अटैक का यूज नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें पता है कि इससे तुम्हारे टीम मेंबर्स को भी दिक्कत हो रही है। अब दोस्तों आंग के उस बंदे को मारने के बाद ही वो बंदा अपनी लाइट की पावर को बंद कर देता है, जिसके बाद सितुलियो फिर से अटैक के लिए रेडी हो जाती है और वो अपने सामने आंग को खड़ा देखती है, जिसके बाद वो हैरान हो जाती है कि आंग यहाँ पर कब आया। अब वो ये सब सोच ही रही होती है कि आंग उसके साइड से चलता हुआ जाता है और कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया, बाकी काम तुम्हारे ऊपर है, जल्दी इसको खत्म करो। आंग की बातें सुनकर सितुलियो थोड़ी शॉक होती है और वो सोचती है कि क्या सच में आंग ने उस बंदे को हरा दिया, आखिर ये इतना ताकतवर हुआ कैसे है, और तो और हम सबको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो इसको कैसे दिखाई दे रहा है। अब इतना सोचने के बाद सितुलियो कहती है खैर छोड़ो, मुझे फाइट करनी चाहिए, और ये कहकर वो आगे अटैक करने के लिए उस बंदे की तरफ बढ़ जाती है, जिसके बाद वो बंदा कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी, रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। और ये कहकर वो बंदा जैसे ही अपने हाथ को उठाने की कोशिश करता है तभी वो देखता है कि वो अपने हाथ को हिला नहीं पा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर आंग ने उसको इतनी जोरदार किक मारी थी जिससे उसका कंधा डिसलोकेट हो गया था और अब वो यहाँ पर अपने हाथ को जरा सा भी मूव नहीं कर पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर अब सितुलियो उस बंदे के पीठ पे एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो बंदा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और फिर बैक टू बैक उस पर बहुत सारी अटैक कर देती है। अब दूसरी तरफ दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि आंग तो यहाँ पर मजे ले रहा होता है और वो बाकी टीम मेंबर्स को तो बस गुदगुदी लगा रहा होता है, और जब वो घूम कर देखता है तो वो यहाँ देखता है कि सितुलियो ने उनके टीम के कैप्टन को हरा दिया होता है और अब यहाँ पर कैप्टन के हारने के बाद उसकी पूरी टीम हार जाती है और वो यहाँ पर हार मान लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हमारा राउंड 1 का जो बैटल होता है वो फिनिश होता है और बिलियंस टीम हार जाती है, जिसे देखकर कैप्टन भी थोड़े शॉक होते हैं कि इनके पास इतनी एबिलिटी कैसे आई कि इन लोगों ने बड़े आराम से उनको हरा दिया। अब इसके बाद दोस्तों हम फ्लावर टीम को देखते हैं, जो यहाँ पर बैठ के हैरान होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम लोग हार गए, वो भी उन नए बच्चों से, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अब यहाँ पर ब्रिलियंस टीम का कैप्टन आता है और वो कहता है हमने उनकी टीम को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करा, वो लोग सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, कोशिश करना कि तुम लोग मेरे से ज्यादा देर तक टिके जाओ, और हाँ एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ जिसे जरूर याद रखना। अब दोस्तों उस ब्रिलियंस टीम के कैप्टन के इतना बोलने के बाद ही सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर सितुलियो की टीम को देखते हैं और हमें पता नहीं चलता कि उसने उसको क्या वार्निंग दी थी, वो हमें अब चैप्टर में आगे पता चलेगा। तो राउंड 2 का बैटल शुरू होने वाला होता है और यहाँ पर ये जो
फ्लावर टीम की कैप्टन होती है ये खड़ी होती है और वो ब्रिलियंस टीम के कैप्टन ने जो बोला था उसकी बातों को याद कर रही होती है और कह रही होती है कि तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, आखिर इन बच्चों में ऐसा है ही क्या जो तुम इनसे हार गए। अब उसके कुछ ही देर बाद दोस्तों यहाँ पर राउंड 2 का बैटल शुरू हो जाता है जो फ्लावर टीम वर्सेज हमारी आंख की टीम के बीच में होता है। और यहाँ पर बैटल के स्टार्ट होते ही फ्लावर टीम की जो कैप्टन रहती है वो अपने मेंबर्स को कहती है कि चलो हम ब्रिलियंस टीम की तरह गलती नहीं करेंगे, हम भी साथ में अटैक करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। और ये कहकर यहाँ पर फ्लावर टीम आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर हमारा स्नो अपने हाथ में पावर एनर्जी को जनरेट करता है और एक जोरदार मुक्का जमीन पर मारता है जिससे वहाँ पर एक शील्ड बन जाता है। और दूसरी तरफ हमारा आर्म चीट कोड यूज कर रहा होता है और वो डीमन की पावर का यूज कर रहा होता है और जमीन के अंदर से वो रूट्स को बाहर निकालता है जो उन फ्लावर टीम को नीचे से जकड़ने लगते हैं। और वो लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये रूट्स कहाँ से आ रहे हैं। उनको देखकर यहाँ पर आंग मनी मन में स्माइल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो मेरी डिमोनिक पावर अभी भी यूज हो रही है, अभी मेरे पास सिर्फ वाटर टाइप और वुड टाइप की ही पावर है, पता नहीं आगे चल के मुझे और कौन सी पावर मिलने वाली है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद सीतुलियो स्नो को एक इशारा करती है और स्नो यहाँ पर बड़ी स्पीड में जाता है और उन फ्लावर टीम पर अटैक करता है, जिसे देखकर यहाँ पर फ्लावर टीम बिना समय गवाए स्नो के अटैक को बड़े प्यार से डॉज कर देती है और वो कहते हैं कि जल्दी से सब के सब इससे दूर हट जाओ। अब ये कहकर वो बंदी जैसी स्नो से दूर हटती है तभी हम देखते हैं कि उसके सामने यहाँ पर हमारे सीतुलियो और तुमई आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर एक किक उस बंदी को मारते हैं जिससे वो वहाँ पर उनसे घिर जाती है और वो अपने बाकी टीम मेंबर्स को अपनी मदद के लिए बुलाती है। लेकिन जब यहाँ पर वो बंदी अपने बाकी टीम मेंबर्स को देखती है तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि स्नो और आंग बाकी टीम मेंबर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और उन्हें उलझा के रखते हैं। भाई वैसे यहाँ पर आंग तो अकेले ही दो लड़कियों को संभाल रहा होता है और उनके साथ फाइट कर रहा होता है, जिसे देखकर वो जो फ्लावर टीम की कैप्टन रहती है वो उस बंदे की बात को याद करने लगती है जो ब्रिलियंस टीम के कैप्टन ने उससे कही थी। वो बंदे ने उसको ये वार्निंग दी थी कि उसे आंग से बच के रहना होगा क्योंकि आंग भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और वही अकेला एक ऐसा बंदा है जो पूरे बैटल फील्ड के अंदर सबकी पोजीशन को ध्यान में रखता है, कौन कहाँ मूव कर रहा है। फ्लावर टीम की कैप्टन ये सब सोच रही होती है कि तभी उसके पीछे हमारी तुमोई आती है और कहती है कि तुम्हारा फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए क्योंकि मैं एक एजिलिटी यूजर हूँ। और तुमोई की तरह कहती हम देखते हैं कि यहाँ पर तुमोई बहुत ज्यादा स्पीड में उस पर अटैक कर रही होती है जिसकी वजह से वहाँ पर तुमोई के इतने ज्यादा क्लोन बन जाते हैं और वो बंदी कंफ्यूज होती है कि इसमें से असली कौन है। इसी मौके का फायदा उठाकर अब तुमोई अपने पैरों से उस बंदी के गले को दबा देती है जिसके बाद फ्लावर टीम भी वहाँ पर हार जाती है और यहाँ पर ये बैटल खत्म हो जाता है। अब कुछ समय बाद दोस्तों वापस से सारी टीमें इकट्ठी होती है और स्क्वाड्रन के लीडर उनको बताते हैं कि अब तुम्हारा नेक्स्ट लेवल का बैटल शुरू होगा जो होगा तुम्हारा सोलो बैटल और अब तुम तीनों टीम में से एक एक बंदे को बैटल के लिए चैलेंज कर सकता है। स्क्वाड्रन लीडर के इतना बोलते ही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ब्रिलियंस टीम का कैप्टन होता है और जो फ्लावर टीम की कैप्टन होती है वो दोनों मिलकर आंग को चैलेंज करते हैं और वो कहते हैं कि हम दोनों इस सीतुलियो की टीम में से आंग को चैलेंज करते हैं सोलो बैटल के लिए। उन दोनों की बातें सुनकर अब यहाँ पर हमारा टंग लीडर कहता है कि ये सोलो बैटल 1 वर्सेस 1 होता है, तुम दोनों को एक एक करके इससे फाइट करना पड़ेगा, तो तुम बताओ कि तुम में से पहले कौन फाइट करेगा। टंग की बातें सुनकर यहाँ पर आंग स्माइल करता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है सर जी, क्यों ना इन दोनों को साथ में भेज दिया जाए, मैं इन दोनों के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हूँ। और दोस्तों आंग के इतना बोलते ही यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 25 भी एंड हो जाता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।